हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 31। पाठ का नाम है सुब्रमण्यम भारती। चलिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इसका जो पाठ का प्रश्न उत्तर दिया है इसमें, तो इसको भी हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। सुब्रमण्यम भारती के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। एट्टुपुरम के दरबार में साहित्य चर्चा चल रही थी। 7 वर्षीय एक बालक अपने पिता के पास बैठा बड़े ध्यान से लोगों की बातें सुन रहा था। चर्चा समाप्त हुई। बालक अपने स्थान से उठा। राजा की आज्ञा पाकर बालक ने स्वरचित कविता का पाठ किया। कविता सुनकर राजा अचंभे में पड़ गए। जो सुब्रमण्यम भारती थे वो 7 वर्ष के थे। उनके बारे में ही बता रहा था कि एट्टुपुरम के दरबार में साहित्य चर्चा चल रही थी। ये जो बात कर रहा है कि 7 वर्ष का एक बालक था, वो कोई और नहीं सुब्रमण्यम भारती ही थे, जो कि चर्चा खत्म होने के बाद उन्होंने राजा से आज्ञा पाकर एक स्वरचित में यानी कि मधुर स्वरचित में कविता का पाठ किया। तो जो सुब्रमण्यम भारती जी थी वो पाठ किए, तो उनका कविता सुनकर राजा जो थे अचंभे में पड़ गए, क्योंकि उनकी उम्र भी छोटी थी और उनका कविता जो उन्होंने पाठ किया वो बहुत ही भावुक था। यानी कि जो आसपास के दरबारी भी थे वो भी अचंभे में थे। देखिए चलते आगे पढ़ते हैं। दरबारियों को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य का कारण था बालक की छोटी उम्र और कविता में व्यक्त भावों की गूढ़ता। गुणग्राही राजा को बालक में कवि के गुण परिलक्षित हुए। राजा ने बालक को महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। 7 वर्ष की अवस्था में प्राप्त आशीर्वाद को जीवन में चरितार्थ करने वाला यही बालक आगे चलकर तमिलनाडु का महान कवि बना। उनका नाम था सुब्रमण्यम। चलिए पढ़ते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये हैं सुब्रमण्यम भारती। चलिए पढ़ते हैं। सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु प्रदेश में सन 1882 में हुआ था। गांव का नाम शिवयेरी। पिता चिन्नस्वामी तमिल भाषा के प्रकांड पंडित थे। जो सुब्रमण्यम भारती जी थे इनका जन्म सन 1882 में तमिलनाडु प्रदेश में हुआ था और इनके गांव का नाम था शिवयेरी और इनके पिता चिन्नस्वामी तमिल भाषा के प्रकांड पंडित थे। गणित में भी उनकी गहरी पैठ थी। चिन्नस्वामी का एट्टुपुरम के दरबार में बड़ा सम्मान था। पिता के साथ सुब्रमण्यम भी यदा कदा दरबार में जाया करते थे। यानी कह रहा है कि पिता के साथ जो सुब्रमण्यम थे वो कभी कभी यदा कदा यानी कि कभी कभी दरबार जाया करते थे। आगे पढ़ते हैं। सुब्रमण्यम बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। उनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित हो विद्वानों ने 11 वर्ष की अल्पायु में ही सुब्रमण्यम को भारती की पदवी से विभूषित किया। जो सुब्रमण्यम जी थे वो बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। उनकी प्रतिभा को देखकर विद्वान भी उनसे प्रभावित हो गए थे और उन्हें 11 वर्ष की उम्र में, जो उनकी अल्पायु थी, 11 वर्ष की उम्र में उन्हें किस पद से विभूषित किया? तो भारती की पदवी से विभूषित किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है
विद्वत मंडली का यह सम्मान सुब्रमण्यम के अतिरिक्त अभी तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही प्राप्त हुआ है। बचपन में ही भारती माँ के स्नेह से वंचित हो गए। जब वे 5 वर्ष के थे तभी उनके सिर से माँ का साया हट गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी माँ ने भारती को पूरा प्यार दिया। बहन भागीरथी को भी नई माँ से कभी कोई शिकायत नहीं थी। विवाह के 2 वर्ष बाद अचानक पिता का स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों इसमें कहना चाहता है, ये भारती किसको कह रहा है? सुब्रमण्यम जी को कह रहा है, क्योंकि विद्वान उनसे प्रभावित हुए थे। तो उनको किस विभूषित से प्रभावित किए थे? उनको जो उन्हें पुरस्कार मिला था, उन्हें पद मिला था, किस पद से विभूषित हुए थे? तो भारती पद से। तो सब उनको भारती कहकर बुलाते थे। तो वही कह रहा है कि जब जो भारती थे वो जब 5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ उनका माँ का निधन हो गया था। तो उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। जो उनकी दूसरी माँ थी वो भी भारती को बहुत प्यार करती थी। और उनकी एक बहन थी जिनका नाम भागीरथी था। वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। और उनकी जो माँ थी वो भी भारती और भागीरथी दोनों को भी प्यार करती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। विवाह के 2 वर्ष बाद अचानक पिता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्षीय बालक के सुकुमार कंधों पर परिवार का भारी बोझ आ पड़ा। पिता के न रहने पर राज परिवार से भी संबंध टूट गया। आय के समस्त स्रोत समाप्त हो गए। भारती को परिवार चलाना दुरूह हो गया। उन्होंने जीवन में पहली बार निर्धनता की मार्मिक पीड़ा की अनुभूति की। धन की महिमा कविता में उनकी यह पीड़ा व्यक्त हुई है। पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद भारती वाराणसी चले गए। वहाँ अपने फूफा के पास रहकर उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया। हिंदी संस्कृत लेकर भारती ने प्रथमा की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा पिता के समय में ही तिरुवेलवेली के अंग्रेजी स्कूल में प्राप्त की थी। ये कह रहा है कि उनके पिताजी का जब 1 वर्ष बाद मृत्यु हो गया तब जो भारती थे वो कहाँ चले आए? तो वाराणसी चले आए थे। वहीं उन्होंने अपने किसके पास रहे थे? तो अपने फूफा जी के पास रहकर हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया था। और हिंदी संस्कृत लेकर वह अपनी प्रथम परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। और जब उनके पिताजी थे तब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा से भी अंग्रेजी स्कूल में प्रथम श्रेणी में प्राप्त किए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है, भारती का भाषाओं के प्रति बड़ा उदार दृष्टिकोण था। वे अपनी मातृभाषा को बहुत प्यार करते थे। साथ ही हिंदी तथा देश की अन्य भाषाओं के प्रति भी उनमें अगाध प्रेम था। तमिल भाषी होते हुए भी उन्होंने अनुभव किया कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट धरोहर को संभालने में समर्थ है। वही भाषा देश की एकता को अक्षुण्ण रखने में समक्ष है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। वाराणसी में रहकर भारती ने काशी क्षेत्र का तथा वहाँ की संस्कृति का गहन अध्ययन किया।
विद्वता की गरिमा से मंडित वाराणसी का वातावरण उन्हें बहुत भाया। गंगा के घाटों के रमणीक दृश्य ने उनके मन को मोह लिया। 1 वर्ष तक वाराणसी में रहने के बाद भारती अपने गांव लौट गए। घर पर ही उन्होंने साहित्य साधना प्रारंभ की। भारती की साहित्य साधना की सुगंध एट्टोपुरम के दरबार तक पहुंची। राजा ने भारती को दरबार में बुला लिया। दरबार में रहते हुए उन्होंने तमिल साहित्य का अध्ययन किया। वहीं अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ने का उन्हें अवसर मिला। वे शैली यानी कि अंग्रेज लेखक की स्वच्छंदतावादी कविताओं में बहुत प्रभावित थे। भारती ने शैली के नाम पर अपना उपनाम भी शैलीदासन रख लिया था। इसी नाम से उन्होंने अंग्रेजी कविताओं का तमिल में अनुवाद प्रकाशित किया। भारती प्राचीन साहित्य के बड़े पारखी थे। उनको विभिन्न भाषाओं के प्राचीन साहित्य को संकलित करने का शौक था। एक बार एट्टोपुरम के राजा के साथ वे चेन्नई यानी कि उसका पूर्ण नाम था यानी कि पहले नाम था मद्रास गए। जाते समय पत्नी ने उनसे वहां से अच्छी साड़ियाँ लाने का अनुरोध किया। भारती ने साड़ी के पैसों से तमिल साहित्य खरीद लिया। साहित्य को 2 गाड़ियों में भरकर घर लौटे। लदी हुई गाड़ियों को दरवाजे पर खड़ी देख चेलम्मा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु जब उन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह ठगी सी रह गई। भारती पत्नी की वेदना को भाप गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ नहीं ला सका। वस्तुतः ये साहित्यिक कृतियाँ साड़ी से कहीं अधिक वास्तविक और साहित्य संपत्ति है। देखिए दोस्तों, इसमें कहना चाहता है कि जो देखिए इनकी पत्नी का क्या नाम था, चेलम्मा था। देखिए यहाँ पर दिया है कि दरवाजे पर खड़ी देख चेलम्मा बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि चेलम्मा जी ने ही कहा था जब राजा के साथ वे चेन्नई जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा था कि मुझे साड़ियाँ ला कर दीजिएगा। उन्होंने अनुरोध किया था कि मुझे अच्छी साड़ियाँ लाइएगा। तो जो उन्होंने क्या किया था कि वो गाड़ियों में क्या लेकर आए थे, जो उनके पास पैसे थे उससे उन्होंने साहित्य खरीद लिया था और गाड़ियों में भर कर ले आए थे। तो दरवाजे पर खड़ी देख चेलम्मा जो थी उनकी पत्नी थी वो बहुत प्रसन्न हुई, परंतु उन्हें जब पता चला कि उसमें क्या है, उसमें ये साहित्यिक सामान रखे हैं, तो वह ठगी सी रह गई, यानी कि वह सोच में पड़ गई। फिर उनके पति ने कहा, यानी कि भारती ने कहा, पत्नी की वेदना को भाप गए, यानी कि वह समझ गए कि उनकी पत्नी जो है वो सोच रही हैं कि जो वो तो मेरे लिए साड़ियाँ लाने वाले थे, वो समझ गए कि उनको भाप लिए, यानी कि भापना यानी कि उनके मन में क्या चल रहा है वे समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ नहीं ला सका। यानी कि वह कह रहे हैं कि वो मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे, जो भारती थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे अफसोस है, खेद है, यानी कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ नहीं ला सका। लेकिन ये साहित्य कृतियाँ साड़ी से कहीं अधिक वास्तविक और अस्थायी संपत्ति है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है, भारती में
मानवतावादी दृष्टिकोण बहुत प्रबल था। वे सच्चे अर्थों में मानव थे। मानव को वे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते थे। वे कहते थे ईश्वर की इस सुंदर कृति को जाति और संप्रदाय के दोष से कलंकित न किया जाए। छोटी छोटी बातों पर लोगों को आपस में झगड़ते देख उनका मन दुखी हो उठता था। वे उन्हें समझाते थे एवं उनके बताते थे कि जाति एवं संप्रदाय मनुष्य द्वारा बनाए गए बंधन है। उनको ईश्वरीय समझना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। उनका विश्वास था कि समाज की उन्नति के लिए आपस में मेलजोल आवश्यक है। भारती की रचनाओं में राष्ट्रीयता का शोर मुखरित हुआ है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जिस शस्त्र का प्रयोग किया वह था उनका लेखन, विशेषतया कविता लेखन। उनकी कविताओं द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीयता की असीम लहर छा गई। उनकी कविताओं ने तमिलवासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वे लोगों को अंग्रेजों के बहकावे में न आने की चेतावनी बार बार देते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्ष पूर्व ही भारती ने अंग्रेजों को जता दिया था कि भारत में उनके शासन की समाप्ति सन्निकट है, क्योंकि भारतीय उनकी भेदभाव वाली नीति से परिचित हो चुके हैं। अब वे संगठित हैं। माँ के एक गर्भ से जन्मे रे विदेशियों, भेद न हमारे। मन मुटाव से क्या होता है, हम भाई भाई ही रहेंगे। साथ रहेंगे 30 कोटि हम, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। भारती शांति एवं अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा द्वारा स्वराज प्राप्त करना उनका अविशिष्ट था। उनकी देश प्रेम संबंधी कविताएं इंडिया नामक तमिल पत्रिका में प्रकाशित होती थी। भारती स्वभाव से दानी थे। दूसरों की सहायता करने में उन्हें आनंद आता था। उनकी दानशीलता की अनेक कथाएं आज भी तमिलनाडु में प्रचलित हैं। भारती को बच्चे बहुत प्यारे थे। बाल मंडली में वे घंटों बैठे उनसे बातें करते रहते थे। बच्चों के मनोरंजन में वे सहयोगी बनते। कभी कभी स्वयं बच्चों जैसा आचरण भी करने लगते। भारती तिरुनेलवेली मंदिर के पालतू हाथी को नित्य गन्ना और नारियल खिलाने जाया करते थे। संयोगवश एक दिन वह हाथी पागल हो गया। लोगों के लाख मना करने पर भी भारती नित्य की भांति पागल हाथी को नारियल खिलाने पहुँचे। पास जाते ही हाथी ने उन्हें इतनी जोर से धक्का मारा कि वे छिटक कर दूर जा गिरे। गिरते ही वे बेहोश हो गए। मनोरंजित अवस्था में उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अस्पताल में आने के बाद भी वे अस्वस्थ रहे। 12 दिसंबर सन 1922 को भारत माता का यह अनन्य भक्त चिर निद्रा में सो गया। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि सुब्रमण्यम भारती का निधन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर सन 1922 को हुआ था। तमिलनाडु की कविताओं में सुब्रमण्यम भारती मूर्धन्य हैं। भारती की रचनाओं में राष्ट्रीयता का शोर मुखरित हुआ है। भारती ने देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा की बात उस समय कही थी जब देशवासी परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े थे। भारती ऐसी स्वतंत्रता के पोशाक थे जिसकी नींव एकता और समानता पर टिकी हो। बाल साहित्य सृजन में भी उनका योगदान प्रशंसनीय रहा है। भारतीय की समस्त कृतियों को तमिलनाडु
सरकार ने भारतीय ग्रंथावली के अंतर्गत 3 खंडों में प्रकाशित किया है। मानवता के प्रबल समर्थक, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के अनन्य उपासक भारती धन्य हैं। तो दोस्तों हमने इसको पढ़ा, तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। चलिए तो हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, सुब्रमण्यम भारती ने देश के विकास के लिए किन बातों को आवश्यक माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारती देश के विकास के लिए आपसी मेलजोल की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, सांप्रदायिकता और भेदभाव का त्याग, एकता और समानता पर टिकी देश की स्वाधीनता, संगठन और सहयोग, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बढ़ावा देना आदि आवश्यक मानते थे। अगला दिया है 2 नंबर प्रश्न, सुब्रमण्यम भारती किस प्रकार राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुब्रमण्यम समानता और सद्भावना पर टिकी राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न दिया है, नीचे लिखे वाक्यों के सम्मुख अंकित शब्दों में से सही शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर पूरा किया है। तो क में दिया है, सुब्रमण्यम को भारती की उपाधि में विभूषित किया गया। वृद्धावस्था, बचपन में, युवावस्था में या मरणोपरांत में? तो इसका सही हो जाएगा बचपन में। उनको कब दिया गया था? तो बचपन में। तो हो जाएगा, सुब्रमण्यम को भारती की उपाधि से बचपन में विभूषित किया गया। चलिए ख नंबर देखते हैं। भारती ने हिंदी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। मद्रास में, तिरुवेलवेली में, वाराणसी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। भारती ने हिंदी संस्कृत की शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की थी। चलिए अगला देखते हैं ग नंबर प्रश्न। ग नंबर दिया है, भारती की बहन का नाम था, क्या था? भागीरथी, सावित्री, चेल्लम्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी। भारती की बहन का नाम भागीरथी था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर प्रश्न। भारती को किस बात का विशेष शौक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारती प्राचीन साहित्य के बड़े पारखी थे। उनको विभिन्न भाषाओं के प्राचीन साहित्य को संकलित करने का शौक था। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। भारती के जीवन की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है, भारती की दृष्टिकोण मानवतावादी था। वे समाज की उन्नति के लिए आपसी मेलजोल जरूरी समझते थे। और दूसरा, भारती राष्ट्रीयता के पोषक थे। और तीसरा, वे शांति और अहिंसा के पुजारी थे। और चौथा, भारतीय स्वभाव से दानी थे। और पांचवा, वे बच्चों से विशेष प्यार करते थे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।